आज हमारा टॉपिक है कि किस तरह से एक आंसर इंजन काम करता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यू कांट ऑप्टिमाइज फॉर अ सिस्टम अगर आप उस सिस्टम को समझते नहीं हो। आप अगर गाड़ी को समझते नहीं हो कि इसमें गियर है, इसमें एक एक्सेलरेटर है, इसमें एक ब्रेक है, तो हो सकता है कि आप दिन में तो गाड़ी अच्छी चला लो, लेकिन जैसे ही लाइट हो आपको जैसे ही रात हो वैसे ही आपको लाइट ऑन करने के लिए स्विच ना मिले। ये इसी तरह से है कि आपको एक जहाज उड़ाना आ जाएगा, लेकिन जहाज किस तरह से लैंड करना है आप उसमें फेल हो जाओगे। और आपको एक शायद जहाज उड़ाना भी आ जाए, लैंड करना भी आ जाए, लेकिन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बारिश के मौसम में नहीं हुई, तो जैसे ही बारिश होगी या धुंध होगी आप जहाज जो है क्रैश करा दोगे। सो आप लोगों को एक सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी होता है, एक बेसिक लेवल पे कोई सिस्टम काम किस तरह करता है, उसके ऑल पॉसिबल एंगल्स जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हो, उनके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पहले से प्रोवाइड की जानी चाहिए। किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसा होता है, किसी भी फील्ड के अंदर ऐसा होता है। अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हो और उसको आप गन देते हो, लेकिन उसको आप बुलेट्स के बारे में नहीं बताते, तो गन लेके शायद तीसरा खान बन के बैठा हो, और जैसे ही चोर है वो जो है ट्रिगर दबाएगा लेकिन गोली नहीं निकलेगी क्योंकि उसे गोली का पता ही नहीं है। तो आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज अगले बंदे को डिलीवर करना पड़ता है। सो इट्स लाइक दिस के यू हैव टू थिंक like a system to beat the system। अगर आप सिस्टम को बीट करना चाहते हो, अगर आप गूगल को बीट करना चाहते हो, तो गूगल की तरह आपको सोचना पड़ता है। इसी तरह अगर आप एक आंसर इंजन को बीट करना चाहते हो, आंसर इंजन के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको आंसर इंजन की तरह सोचना पड़ेगा। सो आज मेरा गोल ये है कि मैं आप लोगों को वो सोच प्रोवाइड करूं कि आप आंसर इंजन बन के चीज़ों को असेस कर सकें, आप आंसर इंजन बन के चीज़ों की जांच पड़ताल कर सकें, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। पेस थोड़ी सी हम इंक्रीज रखेंगे क्योंकि टाइम अब हमारे पास शॉर्ट रह गया, और मुझे बस एक मैसेज आया है कि वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू लाइक 20 मिनट्स, तो हम थोड़ी सी प्लीज अब थोड़ी सी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो फॉर्मुलेट हो रही थी पहले, और अब किस तरह से चीज़ें फॉर्मुलेट हो रही हैं। अगर आपका एक सवाल है कि विच गोल्डफिश शुड आई बाय, ठीक है, ये आप अगर गूगल पे करते हो, पहले क्या होता था, गूगल पे लोग इसके बारे में सवाल करते थे, आपको कुछ वीडियोस मिलती थी, आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते थे, आप वीडियोस देखते थे, रिजल्ट थे आप गो थ्रू करते थे, टॉप 10 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन टाइप आ रहा है, आपको अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता था, आपको घंटा 2 घंटे लग जाते थे, 3 घंटे लग जाते थे एक रिसर्च करने में। लेकिन आजकल आप एक क्यूरी करते हो और आपको एक लाइन के अंदर आंसर मिल जाता है। सो ये गूगल का एक AI ओवरव्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर बिगनर द बेस्ट गोल्डफिश टू बाय आर हार्डी, एक्टिव, अडेप्टेबल टाइप लाइक कॉमेट, शुभंकिन एंड फैंटेन। सो इसने आपको 3 बता दी हैं फिशेस एक सिंपल लाइन के अंदर, एक सिंपल सेंटेंस के अंदर, और आपका अच्छा खासा टाइम इसने बचा लिया है। सेम क्यूरी अगर मैं जेमिनाई के ऊपर करता हूँ, ये जेमिनाई प्रो है, सो इसको हम चेंज कर लेते हैं। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, फास्ट होता है कोई मॉडल कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग के लिए होता है लेकिन वो स्लो हो जाता है। सो हम यहाँ पे सबसे जो अच्छा है प्रो वाला उसको यूज कर लेते हैं, एंड आई एम गोना आस्क द सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से मैं सेम सवाल पूछूंगा चैट जीपीटी से। ये भी चैट जीपीटी का प्रो वर्जन है, यू कैन चेंज द मॉडल फ्रॉम हेयर। यहाँ पे 5.2 सिलेक्टेड है, तो यहाँ से मैं एक सवाल चैट जीपीटी से भी पूछ लेता हूँ। क्लॉड के ऊपर जाता हूँ, क्लॉड भी हमारे पास पेड है, तो हमारे पास सोनेट है, ओपस है। तो सबसे जो अच्छा चल रहा है वो ओपस चल रहा है फॉर एम्बिशियस वर्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग चीज करनी है तो उसके लिए ओपस यूज कर लें, लेकिन अगर आपने एवरीडे टास्क के लिए कोई चीज यूज करनी है तो सोनेट रिकमेंड करते हैं। तो हम जो है सोनेट के ऊपर भी सेम सवाल कर लेते हैं, और यही सेम सवाल हम परप्लेक्सिटी के ऊपर करते हैं। सो यहाँ पे परप्लेक्सिटी के अंदर ना एक चीज है बड़े मजे की, इसके अंदर ना आपके पास ऑप्शंस ये आ गई हैं कि आप कोई भी मॉडल पिक कर सकते हो। आप जेमिनी पिक कर सकते हो, आप चैट जीपीटी पिक कर सकते हो, आप क्लॉड पिक कर सकते हो, आप ग्रोक भी पिक कर सकते हो, और कीमी भी आप पिक कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द मॉडल विच आर अवेलेबल इन परप्लेक्सिटी। अगर ये प्रो वर्जन आपके पास है, सो आपको सिर्फ एक ही टूल पाए करना है, यहाँ पे आप सब टूल्स के मजे ले सकते हो।
सो यही सवाल हम सोनार से कर लेते हैं। सोनार जो है वो परप्लेक्सिटी का बेस मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सवाल कर लेते हैं हम। सो आए रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले जेमिनाई की बात करते हैं। तो जेमिनाई ने क्या किया है, जेमिनाई ने हमें पहली लाइन के अंदर आंसर नहीं दिया, इसने हमें थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड किया। फिर यहाँ पे वो स्टिल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। और इट्स मोर लाइक कि इसने एक आर्टिकल फॉर्मुलेट करके हमें दिखा दिया है, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे परप्लेक्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक ही लाइन के अंदर एक बड़ा अच्छा प्यारा सा आंसर मिल गया। और यहाँ पे हमें मिला है कि कॉमन गोल्ड फिश जो है या फिर कॉमेट गोल्ड फिश है, इसने एक बेसिकली हमें सजेशन दी है। इसने हमें गूगल की तरह 3 सजेशन नहीं दी, इसने हमें एक सजेशन दी है। चैट जीपीटी के पास अगर मैं आ जाता हूँ तो चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी मुझे कॉमन, कॉमेट और शुभंकिन तीनों के बारे में बताता है और तीनों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। प्लॉट के ऊपर जाता हूँ मैं, तो क्लॉड जनाब अभी तक सोच ही रहे थे, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसने हमें कुछ इमेजेस दे दी हैं और इसने हमें बिगनर्स के लिए कॉमेट, शुभंकिन और कुछ फिर इसने इंटरमीडिएट के लिए बता दी हैं। उसने कुछ हमें बता दी एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तो ओरेंडा, ओरेंडा मछली है वो पकड़ लें या रैंचो फिश है वो पकड़ लें आप। सो इसने जो है कॉन्टेक्स्ट वाइज हर एक इंटेंट को फुलफिल करने की कोशिश की है। इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने बेसिकली बिगनर के लिए कुछ मछलियां हमें प्रोवाइड कर दी हैं, फिर इसने फैंसी गोल्ड फिश प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदों के ऊपर उससे डिस्कशन ही नहीं की। ये इसने स्टार्ट ही एज्यूम किया कि हम शायद बिगनर ही बन गए। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने बिगनर से ही स्टार्ट लिया है और बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इन तीनों को या चारों को मॉडल से कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से क्लॉड का आंसर बड़ा ही क्रिस्प था। ये मैक्सिमम बंदों को एड्रेस कर रहा था। इसने कहा भाई बिगनर के लिए ये है, इंटरमीडिएट के लिए ये है और एक्सपीरियंस के लिए ये है, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्टेक्स्ट मेरे लिए क्लियर नहीं था। चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी तो छोड़ ही दो ना, इसने तो बहुत ही वाहियात किस्म का हमें रिजल्ट दिया है एंड इट इज गोना कंज्यूम अ लॉट ऑफ आवर टाइम। तो कोई बंदा इस रिजल्ट से ना सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए जेमिनाई को छोड़ देता है। और देन वी हैव लाइक परप्लेक्सिटी। सो यहाँ पे भी सेम वही सीन हुआ है कि आपका जो आंसर था उसके अंदर इसने कॉन्टेक्स्ट अज्यूम किया है कि आप बिगनर है। एट द एंड बात घूम फिर के कहाँ पे आती है कि जो आपके आंसर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ अज्यूम किया जाता है, क्योंकि आपने जो आंसर जो आपने क्वेश्चन किया होता है उस वो क्वेश्चन क्रिस्प नहीं होता ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब आप बात करते हैं सर्च इंजन के ऊपर, तो सर्च इंजन जो है वो इस सवाल के हिसाब से, ये जो आपका सवाल था कि मुझे कौन सी गोल्ड फिश बाय करनी चाहिए, उसने जो आर्टिकल्स रैंक किए होते हैं 13 टाइप ऑफ गोल्ड फिशेज, या यहाँ पे उसने तमाम 10 टाइप ऑफ गोल्ड फिशेज बिगनर्स के लिए गाइड बता रहा है। कुछ बिगनर्स के लिए बता रहा होगा, कुछ गाइड बता रहा होगा एक्सपर्ट टू बिगनर, कुछ आपको बता रहा होगा कि इंटरमीडिएट अगर आप हैं तो उसके लिए कौन सी गाइड्स होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन किसी हद तक फुलफिल हो जाती है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन जैसे ही आप टाइम बचाते हो तो टाइम बचाने के लिए कोई भी आंसर इंजन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अज्यूम करना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो जो इंफॉर्मेशन अज्यूम करता है वो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मिस होती है, आपने वो क्वेश्चन के अंदर चीज छोड़ी होती है। सो यार ये जो प्रोसेस है ना, ये हर एक का अपना अलग अलग है। क्लॉड का अपना अलग प्रोसेस है, परप्लेक्सिटी का अपना अलग प्रोसेस है, जेमिनाई का अपना अलग प्रोसेस है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि दीज आर आंसर जनरेशन रेसिपीज। कुछ लोग होते हैं उनको चैट जीपीटी की रेसिपी पसंद आती है, कुछ लोग होते हैं उनको जेमिनाई की रेसिपी पसंद आती है, कुछ लोग होते हैं उनको क्लॉड की पसंद आती है और कुछ मेरी तरह होते हैं उनको इसकी पसंद आती है, ठीक है। अब ये जो डिसीजन होता है ना
कि आपने कौन सा ये मॉडल यूज करना है, ये निश टू निश, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे डेवलपर्स कहते हैं कि हमें क्लाउड बड़ा पसंद है क्योंकि ये बड़े अच्छे रिजल्ट हमें देता है। चैट जीपीटी इंतहाई वाहियात किस्म के रिजल्ट देता है डे टू डे एग्जीक्यूशन के अंदर। मेरी फैमिली कहती है कि यार चैट जीपीटी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है, ठीक है। इसी तरह से जेमिनाई जो है वो उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने समराइजेशन में काम करना होता है, समरीज निकालनी होती हैं, तो इस तरह के काम शाम करने होते हैं कि उनके पास गूगल ड्राइव है, उसके ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करे, तो वो कहते हैं जेमिनाई बड़ा अच्छा काम करता है। जो परप्लेक्सिटी है हमारे पास, ये समझ लें कि एक हाइब्रिड सा सिस्टम है, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं रिजल्ट वाइज, तो ये किसी हद तक आपको असिस्ट करता रहा है चीज़ों के अंदर कि इसने बिगनर भी दे दिया है और इसने कहा भी कौन सी मछली एज अ बिगनर के तौर पे आप अवॉइड कर सकते हो। और रिकमेंडेशन हमारे लिए क्या है, तो इसने हमारी लोकेशन पकड़ी है लाहौर की, और ये एक अच्छा काम किया इसने इसने हमारी लोकेशन पकड़ी है और उस हिसाब से हमें चीज़ें वगैरह सजेस्ट की हैं। सो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा पर्सनलाइज हो गया है, ठीक है। और क्या चैट जीपीटी ने हमारी लोकेशन पकड़ी थी? ना भी ना, इसने हमारी लोकेशन नहीं पकड़ी, ठीक है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनलाइज आंसर नहीं दिया हमें। क्या क्लाउड ने हमारी लोकेशन पकड़ के हमें पर्सनलाइज आंसर दिया है? नो, आई डोंट थिंक इसने भी हमें कोई ऐसा पर्सनलाइज आंसर दिया है। सिमिलरली जेमिनाई ने भी हमें एक पर्सनलाइज आंसर नहीं दिया है। सो हर एक मॉडल की कुछ ना कुछ पर्क्स हैं, ठीक है, और हर एक मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख चुके हैं कि क्लॉड ने जो था वो हमें आंसर देते हुए डिफरेंट एंगल्स को डिस्कस किया था, तो वी नो कि यार क्लॉड एक बड़ा ही ना ऐसा मॉडल है जो हर एक एंगल दरियाफ्त कर रहा होता है। चैट जीपीटी है वो हर एक एंगल दरियाफ्त नहीं करता। चैट जीपीटी क्या करता है, वो आपका डे टू डे जो आंसर्स हैं, नहीं मेजोरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए एक सिंपल सा आंसर दे रहा होता है। सो अगर हम हर एक मॉडल के बारे में डिटेल खोजने बैठ जाएंगे ना, तो शायद हम बड़े फड्डे में पड़ जाएं। तो हम इस सारे सिस्टम को जेनेरिक वे में डिस्कस करेंगे आज, और हमने कोशिश ये करनी है कि इन तमाम एलएलएम्स के ऊपर हम इस तरह से बात करें कि ऑलमोस्ट इसमें कुछ चीज़ें हैं, हो सकती हैं वो इसमें बेटर हो सकती हैं वो इसमें बेटर हो, इसमें मिस हुई हो। सो देयर इज लाइक अ वेटेज। चीजें हर एक एलएलएम के अंदर पाई जाती हैं, जो चीजें कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हो सकता है चैट जीपीटी कुछ चीजों को ज्यादा वेट दे रहा हो, जेमिनाई कुछ चीजों को ज्यादा वेट दे रहा हो, क्लॉड कुछ चीजों को ज्यादा ज्यादा वेट दे रहा हो, जो आपका परप्लेक्सिटी है ये कुछ चीजों को ज्यादा वेट दे रहा हो, ठीक है। लाइक ये पर्सनलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। सो अब आ जाते हैं आपके स्टेप्स, और ये स्टेप्स होंगे कि हाउ दीज LLMs generated answers at abstract level। तो स्टेप नंबर 1 होता है हमारा कि कोई भी एलएलएम होता है वो आपकी क्यूरी को बेसिकली प्रोसेस करता है, वो आपकी क्यूरी को समझता है, ठीक है। तो स्टेप 1 होगा हमारा, कोई भी एलएलएम होगा, तीनों में से चारों में से कोई भी होगा, वो सबसे पहले क्यूरी को प्रोसेस करेगा। और जब वो क्यूरी को प्रोसेस करता है तो वो करता क्या है कि आपके जो भी सवाल होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक सवाल था कि मैं कौन सी गोल्ड फिश पकड़ूं, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक कर लेता है। सो स्टेप 1 इसका यानी कि 1A होता है पिकिंग अप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आपका अगर सवाल था कि मैं कौन सी गोल्डफिश मछली परचेज करूं, तो उसने कहा गोल्डफिश परचेज, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो इसके ऊपर वो अटेंशन जो है अपनी लगाता है। एक आर्टिकल आया था आपका बड़ा ही फेमस आपका हुआ था, उसने 2017 के अंदर उसने एलएलएम्स की ना दुनिया चेंज कर दी थी। आई थिंक उसका नाम था अटेंशन इज ऑल दैट मैटर्स, ठीक है। आई थिंक अटेंशन इज ऑल दैट मैटर्स LLMs PDF, या आई थिंक दिस इज द वन, ठीक है। सो ओके, ये है अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था और इसने बेसिकली एलएलएम की जो बुनियादें हैं उनको रखा था। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं UPDF करके, क्योंकि मुझे याद है मैं जब थीसिस पे काम कर रहा था तो दिस वाज द रिसर्च पेपर जो कि मुझे मेरे सीनियर ने रिकमेंड किया था कि आप इसको पढ़ो, दिस इज लाइक अ फाउंडेशन, एंड उसके बाद हम बात करेंगे।
सो यहाँ पे उन्होंने मेन मुद्दा क्या छोड़ा था, उन्होंने बोला था कि यार देखो जो चैटबॉट है ना, इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग चैटबॉट्स है, उनमें मसला ये है कि वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि वो एक पूरे सेंटेंस पे फोकस कर रहे होते हैं। आपको पूरे सेंटेंस पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पिक करनी है और उन इंपॉर्टेंट चीजों को आपने फिक्स कर लेना है। दैट्स वेरी मच इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरी प्रोसेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्टेप नंबर 1 जिसको आप कह सकते हैं या प्रिलिमिनरी स्टेप कह सकते हैं, वो ये है कि पिक अप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ड्स, फ्रेजेस। क्लफ को रिमूव कर देता है वो यहाँ से। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, 1B, वो क्यूरी को एक्सपैंड करता है, क्यूरी एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्यूरी एक्सपेंशन जो है इन चारों एलएलएम्स में किसी और तरह से की थी। ये क्यूरी एक्सपेंशन होती क्या है, आपने कुछ चीजें यहाँ पे अपनी क्यूरी में छोड़ दी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चल गया पता, गोल्डफिश था और परचेज बिहेवियर था, लेकिन क्या वो बिगनर के लिए होना चाहिए था? क्या वो लाहौर में बैठे एक बच्चे के लिए होना चाहिए था? क्या वो जेनेरिक यानी कि तमाम तर ऑडियंस के लिए होना चाहिए था? तो वो चीज आप छोड़ गए, आपने तो उसको बताया ही नहीं कि भाई मैं लाहौर में बैठा हूँ, आपने तो उसको बताया ही नहीं कि भाईजान मुझे जो है घर में बच्चे के लिए चाहिए या इसकी मेंटेनेंस मैं खुद करूंगा, मेरी एज क्या है। या फिर आपने ये भी नहीं बताया कि मेरे पास पहले मछलियां हैं कि नहीं है, आपने जनरल क्वेश्चन किया था। सो क्यूरी आपकी एक्सपैंड की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्यूरी की एक्सपेंशन होती है ऑन बेसिस ऑफ मीनिंग। और ये जो ऑन बेसिस ऑफ मीनिंग होता है, ये मीनिंग का मतलब है कि चैट जीपीटी को ट्रेनिंग डाटा कोई और तरह से मिला था, जेमिनी को ट्रेनिंग डाटा किसी और तरह से मिला है, क्लॉड का ट्रेनिंग डाटा किसी और तरह का है, और परप्लेक्सिटी का ट्रेनिंग डाटा किसी और तरह का है। सो इन तमाम एलएलएम्स के ऊपर जब आप क्यूरी एक्सपेंशन लगाते हैं तो हर एक ने ना क्यूरी को मॉडिफाई किसी और तरह से करना होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। इसने फेच किया, आपका आपका सवाल क्या था? आपका सवाल बड़ा सिंपल सा था, विच गोल्ड फिश शुड आई बाय। सो अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी क्यूरी थी ये, यहाँ पे इंपोर्टेंट फ्रेज क्या निकलेगी? गोल्ड फिश। दूसरी इंपॉर्टेंट फ्रेज होगी आपकी बाइंग, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट। क्यूरी एक्सपैंड होगी तो वो बोलेगा कि क्यूरी एक्सपैंड करते हैं, सो लेट्स से वो कहता है कि गोल्ड फिश बाइंग फॉर अ पर्सन इन लाहौर who might be beginner cause he is asking this question on a chatbot. An expert might never ask this question or mention explicitly the use case. Simple as that. तो ये एक मैंने अपने दिमाग को यूज करते हुए क्यूरी को एक्सपैंड किया है। तो आपका कोई भी आंसर इंजन है या एलएलएम है, बेसिकली ये आपकी क्यूरी को इस तरह से एक्सपैंड करता है, ठीक है। क्यूरी वंस एक्सपैंड हो जाती है तो इसको कुछ फंडामेंटल्स मिल जाते हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर ही आपका आंसर जनरेट किया जाता है। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो प्लॉट है उसने जब क्यूरी एक्सपैंड की थी ना, तो उसने ये वाला एंगल दरियाफ्त ही नहीं किया था कि भाई देखो जो बिगनर है खाली वही सवाल पूछेगा ना, एक्सपर्ट तो सवाल नहीं पूछेगा। उसने ये एंगल दरियाफ्त ही नहीं किया था, इसलिए उसने एक्सपर्ट्स भी हमें सजेस्ट कर दिए कि भाई अगर आप एक्सपर्ट हैं या आप इंटरमीडिएट हैं तो आप इस तरह की मछली अपने पास पाल सकते हो। इसी तरह से आपका ये वाला जो एंगल था कि आप लाहौर में रहते हो, ये परप्लेक्सिटी ने क्रैक कर लिया, उसने उसने एंगल ढूंढ लिया। जेमिनाई ने कोई और ही एंगल ढूंढ लिया, उसने जो कहा कि भाई ये शायद बंदा एक आर्टिकल लिखना चाह रहा है, उसने उसको आर्टिकल फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया। और अगेन जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ने हमें एक अलग एंगल से आंसर दिया था। सो दिस इज हाउ क्यूरी एक्सपेंशन वर्क्स, हर एक की अपनी अलग स्कीम होती है। और अब अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, तो वो ये होता है 1C, वो होता है कन्वर्जन का। देखो कंप्यूटर जो होता है वो आपके अल्फाबेट्स नहीं समझ सकता, ये बात हर किसी बंदे को क्लियर है, ठीक है। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 को समझता है ना,
सो अगर आप बात करते हैं एलएलएम की, तो एलएलएम भी आपके अल्फाजों को नहीं समझता, वो समझता है एम्बेडिंग्स को। एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? जो लोग कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक रखते हैं या उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैथमेटिकली साइड के ऊपर है, तो उनको बता देता हूँ। अगर हमारे पास अलजबरा ना होती और ख़ास तौर पे लीनियर अलजबरा ना होती, तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी हमारे पास ना होती। तो अगर मैं इस सब को मैप करूं कि इसका बानी कौन है, तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलजबरा, तो आपके एंसेस्टर में से एक बंदा था अल ख्वारिज़्म। इसने बेसिकली अलजबरा को सेटअप किया था, इसने ही इसकी बुनियादें रखी थी। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये बोलें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुसलमानों की वजह से है, तो ये गलत नहीं होगी बात। ठीक है, तो जो आपकी एम्बेडिंग्स होती है ना, वो बेसिकली अलजबरा के रूल्स को यूज करते हुए, समझ लो एक सिंपल वर्ड को एक इमेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल जुबान में बता रहा हूँ आपको। सो कन्वर्जन की जाती है आपके वर्ड्स को इमेज के अंदर। ठीक है, सो गोल्ड फिश और गोल्ड फिश, इन दोनों की जब इमेजेस बनेंगी ना, तो उनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि दोनों सेम वर्ड नहीं है ना। इसी तरह से गोल्ड फिश बाइंग एंड गोल्ड फिश कीपिंग, इन दोनों फ्रेजेस की जब मैं इमेजेस बनाऊंगा, कोई रूल अप्लाई करते हुए कि भाई हर ये जो फ्रेज है ये एक कैनवस के अंदर आ जाए, तो वो दोनों इमेज आपस में डिफरेंट होंगी। तो यार ये बेसिकली क्यों की जाती है, कन्वर्जन क्यों की जाती है? ताकि ना बाद में जब आपने रिट्रीव करना है ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई पैराग्राफ, तो आपको मैच करने में आसानी होती है। ये बात समझ लो कि यार इमेज बेस्ड मैचिंग करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वो यहाँ पे ही आता है, मैं दिखा देता हूँ आपको इमेज के अंदर जाके। सो इट्स मोर लाइक दिस कि यार वो शेप्स को आपस में काफी आसानी से मैच कर सकता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो एम्बेडिंग होती है ना, एम्बेडिंग का मतलब होता है कि आपने एक वर्ड को 0 1 की फॉर्म में एक अरे बना दिया। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू इमेज। हर एक अरे एक इमेज के बराबर होती है। मैं इसलिए इसको टेक्निकल टर्म्स के अंदर इमेज कह रहा हूँ, ताकि हर एक बंदे को समझना आसान हो जाए। कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट समझ नहीं भी आ रहा, तो इट इज नॉट एन इशू। आप बेसिकली एक वर्ड को कन्वर्ट करते हो एक एम्बेडिंग में। सो कंसिडर इट लाइक अ सिंपल फार्मूला टू कन्वर्ट अ वर्ड टू एन इमेज। ठीक है, हर एक वर्ड अगर वो थोड़ा सा भी चेंज होता है, उसकी इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जब आप इमेज बेस्ड कंपैरिजन करते हो, काफी आसान हो जाता है ना। देखो एक गाड़ी है, एक गाड़ी की इमेज है, मैं आपको 100 इमेजेस दिखाता हूँ और कहता हूँ कि इसमें से मुझे एक गाड़ी की इमेज निकाल के दो, तो आप मिलती जुलती गाड़ी की इमेज मुझे निकाल के दे दोगे। इट डजेंट मीन कि वो एज इट इज वॉल्क्स वैगन की गाड़ी ही हो सकता है मित्सुबिशी की गाड़ी हो, क्योंकि बाकी सारी इमेज साइकिलों की थी। तो इमेज बेस्ड एनालिसिस या इमेज बेस्ड एक्सट्रैक्शन ना काफी आसान होती है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे इम्पेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप होता है इम्पेडिंग का। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है? क्योंकि ना अगर मैं आपको 100 इमेज दिखाता हूँ और आपको कहता हूँ कि 100 इमेजेस हैं, और मैं आपको एक यूनिक इमेज देता हूँ पर्सनली प्राइवेटली, वो इमेज गाड़ी की है और वो 100 इमेजेस जो है वो साइकिलों की इमेज थी, और मैं कहता हूँ यार कि इस इमेज से मिलती जुलती कोई इमेज निकाल के दो, एक इमेज निकाल के दो, तो आप उन 100 साइकिलों की इमेज में से ना एक जो गाड़ी से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखने वाली इमेज है ना, वो उठा के दे दोगे। ऑब्वियसली वो गाड़ी नहीं है, आपको ये बात पता है वो गाड़ी नहीं है, लेकिन आप वो चीज निकाल के दे दोगे। तो यही वो चीज है जो कि चैट जीपीटी की हेलुसिनेशन की वजह बनती है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेलुसिनेशन की वजह बनती है, क्योंकि अब उनके पास 1 करोड़ के आसपास इमेजेस होती हैं, और आपकी जो पूरी की पूरी क्यूरी है ना, ये जो आपने एक्सपेंड की हुई है, ये एक इमेज में कन्वर्ट की जाती है, और कहा जाता है कि इस इमेज की तरह की मिलती जुलती ना सबसे जो बेस्ट इमेज है वो मुझे प्रोवाइड कर दो। और वो जो सबसे मिलती जुलती बेस्ट इमेज उसको लग रही होती है ना, ड्यू टू सम रूल्स, वो जो भी रूल्स है वो बाद में देखेंगे हम, वो आपको इमेज पकड़ के दिखा देता है, और उस इमेज को बाद में ट्रांसलेट करके ना वर्ड्स के अंदर आपको दिखा दिया जाता है कि यार ये देखो इसका आंसर ये होना चाहिए था मेरी नजर में। सो इस सिंपल जुबान में आपको बता रहा हूँ, असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको समझ जाने के लिए ये कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है, वो एग्जाम्पल की बनती है। ठीक है,
सो ये आपका स्टेप 1 होता है, इसमें क्यूरी की प्रोसेसिंग होती है। बस आप ये समझ लें कि क्यूरी की प्रोसेसिंग के अंदर कुछ ना कुछ क्यूरी के साथ खेल तमाशे हो रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने क्यूरी इनपुट की है, ये जो आपका सवाल था, इसका कुछ ना कुछ खेल तमाशे आपका सिस्टम यानी कि आपका एलएलएम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है नॉलेज की रिट्रीवल, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 इज ऑल अबाउट नॉलेज रिट्रीवल। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें आपने मैचिंग करनी होती है। वो जो इमेज आपकी बन गई है ना, एम्बेडिंग बन गई है, तो उसके बिहाफ में ना आपको सबसे ज्यादा रेलिवेंट जो चीजें बनती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो इट्स मोर लाइक दिस कि यू पुल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑन बेसिस ऑफ वेक्टर। इसको एम्बेडिंग भी कह सकते हो, इसको शेप भी कह सकते हो। तीनों चीजों जो है एक ही, मतलब कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो you retrieve the most relevant information you by comparing these things, ठीक है। इनकी मैचिंग होती है। सो अभी जो मैचिंग होती है पैराग्राफ टू पैराग्राफ बेस्ड मैचिंग होती है। सो आपका जो कॉर्पस होता है, कॉर्पस समझ लो डेटाबेस है आपकी। डेटाबेस समझ लो कि उसने जितने भी अपने पास 1 मिलियन 2 मिलियन वेब पेजेस स्टोर किए हुए हैं, उनको ना वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ मैच करता है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप इस एक सेंटेंस को एक पूरे आर्टिकल से मैच नहीं कर सकते। इसके लिए बेहतर होती है कि ना यहाँ पे जो आपने इनपुट देनी है ना, ठीक है, ये इसका आंसर किस तरह का होना चाहिए, जो आपने इनपुट दी है इससे क्लोजेस्ट तरीन जो चीज है वो पैराग्राफ बनती है ना। तो इसकी चंकिंग होती है यहाँ पे आपकी इंडेक्सिंग नहीं होती, यहाँ पे आपके पूरे पूरे पेज नहीं वो पढ़ रहा होता, वो आपके पैराग्राफ टू पैराग्राफ चीजें पढ़ रहा होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करूँ तो इट विल बी लाइक दिस। चैटबॉट आपकी साइट के ऊपर आया, आपकी साइट पे एक पेज था, उसपे 5 पैराग्राफ थे। तो चैटबॉट क्या करेगा, उन पांचों पैराग्राफ को अलग अलग 5 तस्वीरों में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेगा, ठीक है। यूजर आएगा, यूजर एक सवाल पूछेगा, एक सवाल को तस्वीर में कन्वर्ट किया जाएगा और चैट जीपीटी को कहा जाएगा कि भाईजान इस तस्वीर की जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट तरीन आपके पास तस्वीर पड़ी है ना इन 500 तस्वीरों में से, वो मुझे प्रोवाइड कर दो। तो चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम जनाब आपको इमेज नंबर 1 प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ नंबर 1 है वो सबसे क्लोज तरीन आपकी जो भी सवाल था उसके सबसे क्लोजेस्ट तरीन इमेज बन रही थी उसकी, और उसके अंदर बेसिकली आंसर छुपा होगा। सो इट वर्क लाइक दिस। तो यहाँ पे आपकी जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो दिस इज अ स्टेप फॉर द नॉलेज रिट्रीवल। फिर आपके पास जो थर्ड और लास्ट स्टेप होता है, ये एक जेनेरिक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको मैं। तो वो जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो होता है टोकनाइजेशन का, और मतलब कि टोकनाइजेशन को यूज करते हुए आंसर जनरेशन का। अच्छा, आपको पता है एक चीज बड़े मजे की है, अगर मैं चैट जीपीटी से कोई सवाल करता हूँ, कैन यू राइट मी एन essay for बेस्ट गोल्ड फिश। तो यहाँ पे ना आप अगर गौर से देखो तो एक ना बफर टाइम है आपके पास, ठीक है। एक बफर टाइम है, उस बफर टाइम में कुछ ना कुछ एनालिसिस करेगा। और यही चीज ये हर एक एलएलएम ये काम करता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे भी एक बफर टाइम इंड्यूस हुआ होगा। सबसे पहले ये कुछ स्टेप्स करेगा, ये इसने इमीडिएटली लिखना शुरू नहीं किया, ठीक है। ये ना कुछ काम कर और आपको दिखा रहा है वो क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। वो सारे के सारे काम दिखा रहा है आपको, ठीक है। और ये सारे के सारे काम करने के बाद ना लिखना शुरू करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे के सारे इसने काम किए, कि कामों के बारे में इंफॉर्मेशन भी बता रहा है आपको, और ये इन्फॉर्मेशन बताने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ठा करके आपको नहीं दिखाता, वो इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू करता है, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मोर सेकंड्स। तो ये कि क्लॉड थोड़ा सा स्लो है लेकिन ये डिसीजन मेकिंग बड़ी तगड़ी करता है, ठीक है। सो ये लॉजिकल तरीके से ना चीजों को परसीव कर रहा होता है। Okay. इनिशियलाइजिंग डॉक्यूमेंट, रनिंग द स्क्रिप्ट। चैट जीपीटी से भी हम पूछ लेते हैं। यहाँ से इसको पॉज करते हैं, ये फंस गया थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इस पेज को मैं रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन एनी हाउ प्लॉट पे हम कर ही रहे हैं काम। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो बड़े मजे की चीज़ है
कितनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग कर रहा है। अब देखो ना, अब ये वो चीज होती है जो कि एक एलएलएम को दूसरे एलएलएम से अलग करती है। चैट जीपीटी ठक करके आंसर देता है, क्लॉड बैठा आपको ना 2 मिनट वेट करवाता रहेगा। तो स्पीड मैटर्स अ लॉट। अगर आपका एलएलएम बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो यूजर मजबूरन क्या करेगा, किसी और एलएलएम को यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, लाइक मुझे पता है यार ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं आ जाऊंगा जेमिनाई के ऊपर और इसे बोलूंगा कैन यू राइट मी एन ऐसे ऑन गोल्डफिश। तो इसने कुछ स्टेप्स किए, स्टेप्स आपको नहीं दिखाए इसने, ठीक है, लेकिन स्टेप्स करने के बाद इसने कुछ चीजें दिखा दी कि इसने गोल डिफाइन कर दिया है, ठीक है, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा रिफाइन कर रहा है, आइटरेट कर रहा है आउटलाइन के ऊपर। और ये देखो ये लिखना शुरू कर रहा है। मजेदार चीज क्या है कि आंसर ठक करके नहीं आया, ये तरतीब से जा रहा है आगे, ये तरतीब से आगे जा रहा है, वर्ड बाय वर्ड आगे जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसमें भी ऐसा ही होगा, ये अभी तक बैठा सोच ही रहा है, छोड़ो इसको, ये सोचा इसने, ठीक है, और इसने जो है ना सोच के बड़ा गंदा सा हमें एक आंसर दिया है। लेकिन उसने कहा ये डॉक्यूमेंट मैंने पीडीएफ बना के आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको एक डॉक्यूमेंट ही चाहिए था, तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना। इस डॉक्यूमेंट अगेन प्रोसेसिंग हो रही है, तो इट्स सुपर स्लो। अब आ जाती है बात जनरेशन ऑफ आंसर की। तो ये जो आंसर जनरेशन होती है ना, ये ये जो आंसर जनरेशन होती है, ये आंसर जनरेशन होती है आपकी यूजिंग टोकन्स। टोकन यानी वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड जनरेशन। होता क्या है? होता यह है कि आप आपका ना एक वर्ड चैट जीपीटी स्क्रीन पे लिखता है, और कोड जो होता है ना आपका चैट जीपीटी का कोड, वो कहता है यार ये वर्ड प्लेस कर दिया मैंने, अब नेक्स्ट वर्ड मुझे क्या प्लेस करना चाहिए, वो रन टाइम पे सोचता है। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड क्या करना चाहिए, अगला बेस्ट वर्ड क्या होना चाहिए, अगला बेस्ट वर्ड क्या होना चाहिए। सो आंसर जो होता है वो आपका लिखा जाता है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, और ये जो आपका आंसर लिखा जाता है ना चैट जीपीटी की तरफ से, यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट पता क्या है? ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक को बेसिकली हम लोग कहते हैं चैटबॉट की एलएलएम की टेक्निक। ठीक है, एलएलएम टेक्निक। ठीक है, और ये जो एलएलएम की टेक्निक होती है पता क्या करती है, ये कहती है कि यार अगर मैं गोल्ड फिश के बारे में एक आंसर जनरेट करना चाह रही हूँ, तो मुझे आंसर जो है ना वो अपने तमाम तर ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बेस्ट वर्डिंग मेरी क्या थी। क्योंकि एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास ना मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। ये ऐसा समझ लो जो आपने इमेज बनाई हुई थी ना, उस इमेज को वर्ड में वापस कन्वर्ट करेंगे ना जब आप, ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल वर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी की इमेज दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये बताओ ये क्या चीज है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये 4 पहियों वाली गाड़ी है, कुछ लोग बोलेंगे ये पिंक कलर की गाड़ी है, कुछ लोग बोलेंगे ये मिट्सुबिशी की गाड़ी है। अब देखो उसकी जो परसीविंग है वो अलग अलग तरीकों से हो रही है, क्योंकि एक इमेज है ना आपके पास। सो चैट जीपीटी रन टाइम पे बेसिकली जो आपके रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मर्ज करके एक बड़ी ही क्रिस्प किस्म की इंफॉर्मेशन क्राफ्ट कर रहा होता है अपने तरीके से। ठीक है, ये जो आपकी जनरेशन ऑफ आंसर होता है ये हर एक का अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं चैट जीपीटी के स्टाइल जो होता है ना, वो जो डिफॉल्ट स्टाइल होता है उसमें एक बहुत बड़ा मसला है, उसमें डैश आ रही होती है। जो डैशें आती है हमें साफ चलता है पता है ये अगले बंदे ने ना चैट जीपीटी से आंसर लिखवाया है। क्यों? क्योंकि उसका जो जनरेशन मॉडल है ना बाय डिफॉल्ट, उसमें ये मसला होता है। ठीक है, उसमें मसला ये होता है कि वो जिस तरह से ट्रेन किया गया है ना उसमें डैशेज आ रही होती है, क्लॉड में नहीं आती। ठीक है, जेमिनाई में नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? उनमें भी कभी कभार आ जाती हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर ये डैशेज वगैरह आ रही है। तो ये एक पैटर्न होता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे वो आपको ना चीज की परसेप्शन दिखा रहा होता है। उसको ये तो चल गया पता कि यार इस बंदे को मैंने गाड़ी दिखानी है, लेकिन गाड़ी कौन सी है? मिट्सुबिशी के बारे में बताना है इसको, या इसको मैंने बताना है कि रेड कलर की मिट्सुबिशी है। तो यहाँ पे ना आपकी जो ओरिजिनल क्यूरी होती है उसके बिहाफ पे, जो आपने क्यूरी एक्सपैंड की होती है उसके बिहाफ पे वो चीजें वगैरह बता रहा होता है। सो जैसे अब आपने देखा होगा कि क्लॉड ने जो उसको रिसीव किया था उसने उसको 3 तरह से यानी कि ब्रेक किया। ठीक है, उसको चल गया पता कि यार जो मछली रखनी चाहिए ना वो गोल्ड फिश कॉमेट होती है। ठीक है, कॉमन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो उसने यहाँ पे कॉमेट गोल्ड फिश नहीं दिखाई, उसने कहा है कॉमन स्लैश कॉमेट गोल्ड फिश। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे बात करते हैं, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा है कॉमन गोल्ड फिश।
और इसने कॉमेट गोल्डफिश अलग कर दिया, ये भी एक चीज है। इसने कहा भाई ये दोनों अलग अलग मछली हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहे हैं दोनों में से कोई भी हो जाए, दोनों के एट्रीब्यूट सेम है, ठीक है। सो उसने क्या कहा है, उसने कहा कि मेरे पास दो जो इमेजेस आई थी कॉमेट गोल्डफिश की और कॉमन गोल्डफिश की, ये दोनों अलग इमेजेस थी। क्लॉड ने कहा कि ना भी ना, दोनों अलग इमेज नहीं थी, दोनों एक ही इमेज थी, ठीक है। तो इसने परसीव करने की टेक्निक इसकी अलग है, इसकी परसीव करने की टेक्निक अलग है, तो ये बेसिकली आपका जनरेट होता है आंसर, ठीक है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। ये बेसिकली आप लोगों ने क्रैक कर लिया है कि किस तरह से आपका एलएलएम काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है मैं स्टॉप करता हूँ।